स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो कि रियल टाइम इंटरैक्टिव आपको ले चलता है क्रिप्टो के सफर पे। कोशिश करते हैं क्रिप्टो के बाजार को समझें, ट्रैक करें, उसके अंदर से निकाल करके लाएं मौके, जैसे कि जिससे कि आप मुनाफा कमा सकें, अपनी पूंजी को बढ़ा सकें। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि हमें इस सफर में ले चलेंगे, गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है, उसको कैसे समझा जाए। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पुष्पेन जी। उम्मीद करता हूँ आप पुष्पेन जी तक आवाज मेरी पहुंच रही होगी। गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग पुष्पेन जी। लवजीत जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया से आ रही है। ऑडियो वीडियो सब कुछ बहुत अच्छा। और लेकिन हमारा ऑडियो वीडियो अच्छा है, क्रिप्टो का बाजार उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारा उतार चढ़ाव और उसमें चढ़ाव कम उतार ज्यादा। कैसे देख रहे हैं और कितना एक्सपेक्टेड था, कितना एनालाइज था, और अब जो चीजें हो रही हैं, या ये सब कुछ केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है जो कि बाजार के वे बियॉन्ड है, यानी कि वॉर जैसी सिचुएशन और वो वाली चीजें जो यूक्रेन क्राइसिस है, क्या उसका असर है या कुछ और? बिल्कुल, यहाँ पर जो यूक्रेन रसिया का आप देख रहे होगे जिस लेवल के ऊपर यहाँ पर पूरा वर्ल्ड वाइड यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई मार्केट हो, सबके ऊपर इम्पैक्ट है ही। और ये उसी का इम्पैक्ट है। और अभी भी अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे, $38,000 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो कहीं न कहीं एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर वार का अनाउंसमेंट हुआ और एक तरीके से जो रसिया से पूरे जो आर्मी थी उन्होंने क्या कि अटैक किया, तो वहाँ पर एक पूरा मार्केट के अंदर कहीं न कहीं, क्योंकि क्रिप्टो है, क्रिप्टो वॉलेटाइल है, मार्केट के अंदर बहुत सारी फट भी आती हैं और न्यूज़ भी आती हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमें एक शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिला। और अभी ये वार वाली सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। तो आने वाले टाइम के अंदर अभी हमें और भी यहाँ पर इस तरह के डंप देखने को मिल सकते हैं। सो ये पूरा ही आप कह सकते हो ग्लोबल मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, सबके ऊपर ये पूरा क्रैश है। ठीक है, तो सभी तरीके के बाजार पे उसका असर है। मुझे ये अच्छा लगता है जब ये असर एक सिंक में चलता है। चाहे वो डाउ की बात करें, चाहे नस्डैक की बात करें, चाहे निफ्टी की बात करें, और फिर उसी 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 उसमें उसी सांस में अगर हम बीटीसी भी जोड़ देते हैं या क्रिप्टो के मार्केट को भी जोड़ देते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अभी सारी चीजें सिंक में है, और सिंक में है, एक साथ चल रही है, मतलब सब चीजें सही है, कुछ हवा में नहीं है। अगर कोई एक चीज हवा में होती तो वो अलग होती, वो अलग तरीके से चल रही होती, वो जो समय के अलग चल रही होती है, जिसको कि मार्केट ट्रेंड से, बाकी चीजों से, इकोनॉमी से मतलब नहीं। इसका मतलब डिस्कनेक्ट होता है। यहाँ पे वो डिस्कनेक्ट नहीं दिखता है मुझे, यहाँ पे वो सिंक दिख रहा है। और जब सिंक दिखता है तो चाहे वो नीचे की तरफ सिंक हो, अगर अभी फिलहाल क्योंकि गिरावट सब तरफ है तो एक तरफ, तो नीचे की तरफ एक ही सिंक है। इसका मतलब चीजें जब सुधरेंगी तो वाला, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मुझे जो दिखता है वो एसेट क्लास वाला कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया से अलग नहीं चल रही है, दुनिया के साथ चल रही है। हो सकता है दुनिया से थोड़ा आगे चल रही, थोड़ा तेज चल रही हो, तो वो हो सकता है, या ये दुनिया को सेट कर रही है, या बाजार को, या टेक्नोलॉजी को आगे रास्ता ये दिखा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है पुष्पेन जी? बिल्कुल। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट जिस लेवल के ऊपर डंप हुई है, तो बिटकॉइन तो और ज़्यादा वोलेटाइल है। ऑब्वियसली क्या है कि क्रिप्टो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी भी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अर्ली मूवर हैं। तो उसके हिसाब से भी आप कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा डंप नहीं है क्रिप्टो के अंदर। बिटकॉइन का प्राइस आज से अगर हम 3 दिन पहले की भी बात करें, 4 दिन पहले की भी बात करें, तो ये 39-40 वाले एरिया के अंदर ही था। और अभी भी बिटकॉइन का प्राइस लगभग उसी रेंज के अंदर आ चुका है। जी, स्टेबलाइज हो गया, वही मैं देख रहा था। इनफैक्ट ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। अगर मैं निफ्टी पे जाता हूं तो वो उन लेवल्स पे नहीं आया है जो पिछले हफ्ते के लेवल्स थे। लेकिन अगर हम बीटीसी की बात करें तो एक डीप कट मार करके और वापस से 34,000 के आसपास के लेवल्स को टच करता हुआ और वापस 39 के आसपास खड़ा हुआ है वापस। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रहा है, रेजिलियंस दिख रहा है। तो वो ताकत दिख रही है कि जब रिकवरी आएगी तो तेजी के साथ में रिकवरी आएगी। और दूसरी चीज ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं जब गिरावट, पूरा अगर दुनिया खराब होती है, बाजार खराब होता है, तो वो भी हो रहा है। तो वो सेंटिमेंट सेम है, यानी लोग सेम है, और कुछ भी हवा में नहीं है, बॉट जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है पुष्पन जी, अगर कुछ और चीजें या कोई और जानकारी हो जो आप शेयर करना चाहते हो, चाहे वो बिटकॉइन से जुड़ी हुई, चाहे यूक्रेन क्राइसिस से जुड़ी हुई, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो कुछ एक सवाल है जो मैं लेना चाहता हूँ आपसे, जो कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं जो पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मार्केट की अगर देखा जाए, देखो मार्केट के अंदर जैसे कोविड वाली जो सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर $3,800 के आसपास तक पहुँच गया था। तो मार्केट के अंदर इस तरह के अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और जो ये वार वाली सिचुएशन है, इसके अंदर ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर और कुछ बड़ा होगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के ऊपर दिखेगा। चाहे मार्केट कितनी भी स्ट्रांग हो, सब कुछ कितना भी पॉजिटिव चल रहा हो, लेकिन ऑल ओवर मार्केट के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा ऐसी न्यूज़ का। तो अभी यहाँ पर पैनिक ना करें, लॉन्ग टर्म का प्लान करें। और वार हमेशा वार वार की तरह ही चलेगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वार कंटिन्यू ही चलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली
यहाँ पर जो अपना पोर्टफोलियो उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाए, शॉर्ट टर्म की इस तरह की जो मार्केट है उसको देखकर पैनिक सेलिंग ना करें। बस मैं यही कहना चाहूंगा अभी के लिए तो। ठीक है, तो भागने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग की कोई जरूरत नहीं है, डरें चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाद में चीजें फिर सुधर जाएंगी। ये चीजें बहुत टेम्परेरी हैं, सिर्फ एक्सटर्नल हैं। बाजार इसको समझ नहीं सकता या पहले से इसको लेके नहीं चल सकता है समझ के कि हाँ ये कब कैसे होने वाला है, क्योंकि बिडेन साहब क्या डिसाइड करेंगे और पुतिन जी क्या डिसाइड करेंगे कोई नहीं जानता। तो इसलिए उन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं चलने वाले और वापस से चीजें फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। लेकिन पुष्पेंद्र जी, क्या ये समय में आप खरीदारी कर रहे हैं अगर निवेशक के नजरिए से देखा जाए, या अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कुछ और गिरावट का या कुछ और संभलने का? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वेट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जितनी बाइंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ हमने टारगेट सेट किए हुए हैं। उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑल्ट ऐसे भी हैं जो जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के ऊपर इतना बड़ा डंप नहीं है जितना ऑल्ट कॉइन के ऊपर है। ऑल्ट कॉइन वाकई यहाँ पर काफी बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर गिर चुके हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन ऑल्ट कॉइन है, उनको यहाँ पर हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक इथेरियम, जस्ट लाइक एडीए, जस्ट लाइक एफटीएम, मैटिक। तो जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और ये प्रोजेक्ट वो हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे स्टेबिलिटी आएगी तब खरीदना शुरू करेंगे और उसमें भी प्रायोरिटी आपकी होगी वो वाले अच्छे ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से रिकवरी देंगे, ये कह रहे हैं? बिल्कुल। नहीं, मतलब अभी हम यहाँ पर बाइंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि लेकिन यहाँ पर हम एक लेवल ऐसा भी देख रहे हैं कि जहाँ पर अगर हमें 10% नीचे भी हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है, जो हमारे ऑर्डर्स हैं, वो यहाँ पर क्या है कि फुलफिल हो जाए, तो यहाँ से हम 10%, 15% का डाउन ट्रेंड और लेके चल रहे हैं ऑल्ट कॉइन के ठीक है। अंदर। बिटकॉइन की ठीक है, बात करें तो बिटकॉइन का तो यहाँ पर वो 33, 32 वाला हमारा लेवल है और कई बार ऐसा हुआ है कि 33 से हमें बाउंस बैक मिला है। तो अभी भी क्या है कि बिटकॉइन मतलब सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, तो यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर ही जाएगा बिटकॉइन। क्योंकि अभी भी इस मार्केट के अंदर, इस कंडीशन के अंदर भी अगर आप देखोगे, अगर हम रसिया की बात करें या यूक्रेन की बात करें, तो बहुत सारे बैंक अकाउंट हमें फ्रीज हो चुके हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसीलिए क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर अब लोग डिसेंट्रलाइज की तरफ जाएंगे। अगर वहां के ठीक है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो 50% स्टॉक मार्केट गिर चुका है, लेकिन बिटकॉइन जी। का जिसके पास में बिटकॉइन होगा वहां की जो करेंसी है उनकी डीवैल्यू हो रही है, वो करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, वहां की करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो गई एक तरीके से। लेकिन जिसने वो बिटकॉइन में कन्वर्ट की होगी, एटलीस्ट क्या है कि वो करेंसी आगे ग्रो ही हुई होगी। ये इंटरेस्टिंग एक व्यू है, पर्सपेक्टिव है पुष्पेंद्र जी जो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि जो भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं जो वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो वो ये कह रहे थे कि जब वो कन्वर्जन कराने के लिए जा रहे हैं, अगर करेंसी कन्वर्ट कराने जा रहे हैं, तो वो वैल्यू बहुत ही आधी हो चुकी है, वो वाले वो जो चैलेंजेस हैं वो उनको आ रहे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं जो वो भी जाते हैं तो वो भी चीजें हो रही हैं, चीजों का दाम अलग तरीके से और वो वाला, और वो जो आप कह रहे हैं वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वहां का शेयर बाजार आधा हो चुका है, 50% गिर चुका है। लेकिन अगर वहीं पे आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता, क्रिप्टोज में अगर इन्वेस्ट, तो ये डिसेंट्रलाइज की जब बात करते हैं ना, डीफाई की जो बात की जाती है या ब्लॉकचेन की और ये टेक्नोलॉजी पर इन चीजों की जब बात करते हैं कि क्यों ये एक्चुअल डेमोक्रेटिक है, तो ये डेमोक्रेसी वे बियॉन्ड योर कंट्री है। एक बाउंड्री के अंदर के डेमोक्रेसी में परेशानी आ सकती है, यानी कि रशिया के अंदर में आप होते और वहीं के स्टॉक्स में आपने केवल निवेश किया होता तो आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो में निवेश किया होता तो बहुत मार्जिनल परेशानी, ये मार्जिनली बहुत टेम्परेरी वाली परेशानी या बहुत छोटी परेशानी है, कह लीजिए कि बहुत बड़ी गिरावट भी आएगी जब हम क्रिप्टो को वॉलेटाइल करते हैं, तो भी शायद 10-1% ही की बात हो रही है, और अगर आप वहां की बात करें तो वो उनका इंडेक्स जो है वो 50% नीचे है। बढ़िया है जी, आप तो ये अच्छी जैसे चीज अभी है। कनाडा के अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। तो आप सोचो जी कि जी। वहां पर, लेकिन जो क्रिप्टो है, जो डिसेंट्रलाइज है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वहां पर कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है और ना वहां पर ऐसे डायरेक्ट ब्लॉक की जा सकती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज निकल के आ रहा है क्रिप्टो का। और आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर लोग, जो स्मार्ट लोग हैं वो इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जैसे भले ही वो यूएसडीटी में रखें, जिन्होंने रसिया के अंदर या यूक्रेन के अंदर आज से 10 दिन पहले यूएसडीटी में ही रखा होगा भले ही, तो भी क्या है कि वही जो करेंसी की वैल्यू है वो डीवैल्यू नहीं हुई होगी। और जब वो कन्वर्जन करने जा रहे हैं तो आधी जगह तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। अब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो फ्लाइट बुक कैसे करें, बहुत सारी चीजें वो खुद ही नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, और ये असली मायनों में आजादी होगी, क्योंकि अगर मैं अपने देश में और अगर मेरी सरकार मेरे से नाराज होती है तो मेरा खाता बंद कर सकती है, मेरे बैंक फ्रीज कर सकती है, बैंक अकाउंट्स और वो सारी चीजें, और वो मेरी आजादी उसी दिन खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर मैं ना कहीं जा सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना कुछ खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरीके की चीजों में और इस करेंसी और इस इकोनॉमी की बात करते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज है, तो ये असली डेमोक्रेसी है कि फिर मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और सरकार अगर मेरे से एग्री नहीं करती है, या मेरे भावनाओं से या मेरे विचारधारा से अगर एग्री नहीं करती है, तो भी वो मेरे लिए फाइनेंशियल मुझे बांध नहीं सकती, मुझे रोक नहीं सकती, जबरदस्ती मेरे ऊपर इस तरीके की चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीजें बियॉन्ड कंट्रोल हैं किसी भी एक देश के और किसी भी एक लीडर के या किसी के भी इनफैक्ट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है और सही मायनों में ये डेमोक्रेसी है, और इसका मतलब ये। सर एक काम करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं जो कि आप जो चीजें कह रहे थे ना उसी से जुड़ी हुई हैं कि आवे, तो ये हमारे एक दर्शक हैं रुद्राक्ष जी जो पूछ रहे हैं कि आवे में क्या एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे लेनी चाहिए, 100 के नीचे या 100 के ऊपर? आवे का एक बार चार्ट यहाँ पर, अभी तो आवे का 124। अभी करंट प्राइस $123 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, जिस लेवल के ऊपर इसने अप ट्रेंड पास्ट में दिखाए हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल टाइम हाई की, तो लगभग यहाँ पर क्या है कि ये 665 तक गए हैं। और अगर हम यहाँ पर रिसेंट की भी बात करें 16 अगस्त की, तो यहाँ पर भी इसका प्राइस लगभग 450 के आसपास गया है। और बिल्कुल अभी और रिसेंट की बात करें तो 25 अक्टूबर को इसने यहाँ पर $457 के ऊपर प्राइस हिट किया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये आपको लाइक 110, 120 के अराउंड भी अगर आप यहाँ पर क्या है कि इसको डीसीए कर लेते हो, तो काफ़ी अच्छी एंट्री होगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें ये बिल्ड कर रहे हैं। और ये वो प्रोजेक्ट हैं कि जो यहाँ पर मार्केट से खत्म नहीं होने वाले हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जी, क्या तो लेवल्स पे कह रहे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं 110 और 120 के बीच में भी अगर इसको हम यहाँ पर डीसीए करते हैं, तो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी एंट्री होगी। और लगभग ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर ही है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत सपोर्ट लेवल्स के आसपास काम कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बहुत, तो वो जो 100 के नीचे वाली जो चीज रुद्राक्ष जी आप सोच रहे हैं शायद वो तो मुश्किल है, हो सकता है वो लेवल्स ना मिले, और 120 से 130 के बीच के भी अगर लेवल्स मिल रहे हैं, 120 से 130 कह रहे हैं पुष्पेन जी? नहीं, नहीं 123 तो अभी चल ही रहा है। 110 जी, 110 और 120 के बीच में। अच्छा 110 से 120 के नीचे में, ठीक है, तो 123 अभी चल रहा है, 120 के नीचे में जाता है तो वहां से आप थोड़ा थोड़ा बाइंग शुरू कर सकते हैं, 110 के लेवल तक मेरे ख्याल से एवरेजिंग या बाइंग एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। हो सकता है 100 और 100 के नीचे के लेवल तो शायद ही मिले, और ऊपर के साइड बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा कॉइन है, जहां तक मैं इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं ना, क्योंकि मैंने इसके कुछ कुछ वाली चीजें देखी हैं, कुछ कुछ फंडिंग्स और कुछ अनाउंसमेंट जो इन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं और बहुत ट्विटर बहुत पे। बड़े-बड़े इसमें वेल्स का पैसा लगा हुआ है और बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। इस मार्केट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मतलब जिस लेवल की करेक्शन है, फिर भी यहाँ पर ये 100 प्लस तो अभी चल ही रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर हम और बड़े इन्वेस्टमेंट देखेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो आवे है, लूना है, इथेरियम है, ये सब प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाले। हो सकता है एक शॉर्ट टर्म के अंदर हमें डंप देखने को मिले। शॉर्ट टर्म के अंदर तो ऐसी सिचुएशन है इस टाइम क्या है कि आप देखोगे ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग तो एक शॉर्ट टर्म में हमें डाउनफॉल बड़े भी देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर टारगेट करो अपना 3 मंथ टू 6 मंथ का एटलीस्ट। 3 से 6 महीने का टारगेट करें और इसमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो इसलिए भी एक अच्छा लेवल है। ठीक है, वरुण जी एक का एक चीज सवाल है। हाँ, हुँ। एक पुष्पन चीज़ जी कुछ और कह ऐड रहे ऑन हैं? करना चाहूँगा कि क्रिप्टो ही एक ऐसी है, अगर आप आज अगर 20% डंप हुई, तो हो सकता है स्टॉक मार्केट को 3 मंथ्स लग जाएँ रिकवर होने में, 6 मंथ लग जाए, हो सकता है 1 ईयर भी लग जाए। लेकिन क्रिप्टो पता चले कि नेक्स्ट 3 डेज़ में ही, 4 डेज़ में ही वो कोई कॉइन आपका 500% रिकवर हो गया, 1000% रिकवर हो गया। लास्ट टाइम जो डंप हुआ था $33,000 के आसपास से, आप देखो बीटीसी 33 से 45 तक गया है। मतलब एक बहुत बड़ा पंप लिया है बिटकॉइन ने। और जो इथेरियम की भी बात करें या अदर ऑल्ट कॉइन की बात करें, तो उनके अंदर 700-800% तक के पंप देखने को मिले हैं हमें पास्ट के अंदर। सो ये सेम इसमें, हाँ, तो रिकवरी भी बहुत तेज होती है, तो गिरावट अगर तेजी में आती है या जो भी है, तो लेकिन उसको रिकवर करने में उतना समय नहीं लगता जितना कि ट्रेडिशनल मार्केट्स को या बाकी मार्केट्स को लगता है, क्योंकि और बाकी चीजों में वो कह रहे हैं पुष्पेन जी कि अगर ये इसमें जो गिरावट भी है तो गिरावट
को एक्यूमुलेट करने का या बाय करने के मौके के हिसाब से ही समझा जाए। सर एक अच्छा सवाल और एक उससे मिलते जुलते 2-3 सवाल और लोग भी पूछ रहे हैं, जैसे वरुण जी पूछ रहे हैं कि क्या 30 के नीचे जा सकता है क्या बीटीसी, और साथ ही साथ देव डिजिटल है हमारे साथ में दर्शक, वो पूछ रहे हैं क्या क्या 32 टच करता, 32 कर सकता है? आपको क्या लगता है सर कि नीचे के लेवल्स हम देख चुके हैं जितने आने थे, और अब सिर्फ ऊपर की तरफ चलेगा, या वापस से अभी एक रेंज में रहने वाला है और वो लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं? देखो, 2 चीज़ें अभी बहुत डिफ़िकल्ट है कमेंट करनी। पहली चीज़ तो क्या है कि ये जो वार वाली सिचुएशन है, ये कितनी आगे और जाएगी। क्योंकि इसमें अभी चाइना का जैसे हमने देखा है अभी चाइना का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसके अंदर। यूएस यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो अभी तक साइलेंट मोड में ही है। अगर यहाँ पर यूएस थोड़ा और एक्टिव हो जाता है, तो शायद ये कहीं न कहीं जो ये अभी वार है, ये वर्ल्ड वार 3 वाली जो सिचुएशन बन सकती है, जिसके अंदर मल्टीपल कंट्री यहाँ पर एंटर हो सकती हैं। अभी इसके ऊपर क्या है कि बहुत डिफ़िकल्ट है कहना कि यहाँ पर ये आने वाली अंदर टाइम के अंदर सिचुएशन क्या होने वाली है, क्योंकि अभी सिचुएशन हमें कंट्रोल में नहीं दिख रही है। अभी भी बहुत सारे लीडर्स के यहाँ पर बयान आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्री यहाँ पर कोई सप्लाई रोक रही है, इससे कहीं न कहीं इन्फ्लेशन तो बढ़नी है ही, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो पूरे ग्लोबली यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें एक बड़े लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन भी दिखेगी, और इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं यहाँ पर मार्केट के अंदर भी हमें एक शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये थोड़ी सिचुएशन बढ़ती है, तो हम यहाँ पर बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28-29 के आसपास। बट अभी जिस तरह से एक नॉर्मल, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि ठीक है चलो वार चल रहा है, लोग क्या है कि इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे फिर। जैसे कोविड वाले टाइम के अंदर हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर ऐसा पैनिक हो गया था कि लग रहा था बिटकॉइन तो खत्म ही हो गया। $10,000 से $3,800 के आसपास। तो एक शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर एक लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये सिचुएशन और बढ़ी तो। बाकी अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल वही 33 यहाँ पर मैं अच्छा सपोर्ट देख रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिटकॉइन डंप हुआ, फिर भी 33 से बिटकॉइन ने 45 की रिकवरी ली। और अभी भी क्या है कि बिटकॉइन ने इतनी इस कंडीशन के बाद में भी 33,000 से 39,000 तक यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर बिटकॉइन पंप हो चुका है। एक झटके के अंदर और ऊपर ही जाएगा। अभी हम अप ट्रेंड की ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, डाउन ट्रेंड की बस ये वार वाली सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसका फ्यूचर मुझे नहीं पता। बट अगर टेक्निकली देखा जाए, तो यहाँ पर बिटकॉइन रसिया के अंदर भी एक्यूमुलेट हो रहा है और यूक्रेन के अंदर तो लीगल हो गया। और हो सकता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम भी हुआ हो कि यूक्रेन के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। उन्होंने अपनी करेंसी यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी कन्वर्ट की हो। क्योंकि आप देखो ऐसे टाइम के ऊपर लीगलाइजेशन करना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके अंदर क्या है कि मनी यहाँ पर जो फिएट मनी है, वो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर डाइवर्ट हुई है। और रसिया भी यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन के रेगुलेशन का प्लान कर रहा है पूरा। जी, ठीक है। तो पुष्पेंद्र जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस समय बाजार और चार्ट के अंदर में से कोई भी इंडिकेटर और कोई भी चीज आपको कोई एनालिसिस काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके के आप साइंस लगा लें, किसी भी तरीके की मैथ्स लगा लें, वो बताना नामुमकिन है, क्योंकि अब बहुत ही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। दुनिया में शायद 4 लोग होंगे जो बता सकते हैं, या वो भी 4 पूरी तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि एक बिडेन साहब से पूछिए तो वो बता सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, या उन्हें पता है। पुतिन बता सकते हैं तो वो हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की कुछ थोड़ी बहुत वो थी से था, अब तो शायद वो ना के बराबर रह गया, तो वो तो क्या ही बता सकते हैं। और ज्यादा एक आप बाहर निकलेंगे तो ब्रिटेन या उस तरफ से भी कहीं से भी, या नाटो वहां से भी कुछ हो सकता है। और वो सब लोग भी नहीं जानते हैं कि बाकी टीम क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक अजीब सी स्थिति है, और उसके चलते कोई भी नहीं जानता है दुनिया में कि अब होने क्या वाला है और उसका अगला असर कितना होगा, कितना खराब या कितना अच्छा हो सकता है। तो फिलहाल नीचे के लेवल्स कहीं एक जो सपोर्ट, अगर टेक्निकल्स की बात करें, थोड़े बहुत चार्ट पे और डेटा की बात करें, जो या पीछे एक्सपीरियंस की बात करें, तो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं तो वो लेवल से नीचे तो नहीं देख रहे हैं। तो कम से कम 30 और 31 और 32 के लेवल्स तो नहीं आते दिखते हैं फिलहाल, तो नहीं लगता। फिलहाल का डेटा जो कहता है, खबरों के चलते क्या होगा कोई नहीं जानता। ऊपर के लेवल्स चीजें सुधरेंगी, और वो जो कुछ एक एलिमेंट्स कह रहे हैं कि हाँ उसकी वजह से कि शायद जब ऐसी क्राइसिस में देशों को, सरकारों को समझ में आने लगे कि हाँ क्यों लीगलाइज करना बिटकॉइन को जरूरी है और अच्छा है, और वो एक अच्छा यहाँ से टेक अवे भी हो सकता है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। सर एक सवाल है आडा पे, और बहुत सारे लोग दर्शकों ने पूछा है ये वाला, क्या एक तो ये कि क्या ये गुड फंडामेंटल कॉइन है, और क्या इस बिट डिप में खरीदा जा सकता है? एटीए देखो काफ़ी अच्छा गुड फंडामेंटल कॉइन है, बट ये काफ़ी स्लो है। इसकी जो परफॉर्मेंस आप देखोगे, ये पूरा मतलब बहुत स्लो यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर भी, डाउन ट्रेंड के अंदर भी बहुत स्लो मूव करता है। क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बट जिस लेवल के ऊपर ये कॉइन है, अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर बात करें, तो अंडर टॉप 10 रैंक के अंदर आता है। लेकिन उसका प्राइस उस लेवल के ऊपर नहीं है, जैसे जस्ट लाइक एथेरियम और बाकी के कॉइन्स ने यहाँ पर
बड़े-बड़े अनाउंसमेंट, बड़ी-बड़ी न्यूज़ देखी है। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म है, आपका प्लान है 2 ईयर, 3 ईयर, तो आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको स्लो देखने को मिलेगी और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट इन्होंने क्या है कि प्राइस वाइज़ देखें तो बहुत बड़ा मूवमेंट इसके अंदर हमें पास्ट के अंदर भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो फंडामेंटली अगर बात करें तो ठीक लगता है, सब कुछ अच्छा है और वो वाला, लेकिन वो प्राइस में उसके जो कॉइन के प्राइस में है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए, और क्योंकि आप जो पैसे डालेंगे, आप जो खरीदेंगे वो उसका कॉइन नहीं खरीदेंगे, तो एडीए को अगर आप खरीदते हैं, फिलहाल कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है। अगर मैं सही समझ रहा हूँ जो पुष्पन जी कह रहे हैं, उसी को मैं दोबारा से मतलब बस केवल उसको दूसरे बस शब्दों में कह रहा हूँ कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खबरों के हिसाब से वही जो बात करते हैं ना कि हाँ, रेपुटेशन और अंदर जो चीजें हैं या फंडामेंटल्स है वो सब ठीक है। अगर आप फंडामेंटल्स पूछ रहे हैं तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइस में, कॉइन प्राइस में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं फिलहाल कोई राय नहीं बनती इसको खरीदारी की। ये कह रहे हैं पुष्पन जी? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, हम बढ़िया। यहाँ पर फोकस हमारा ज़्यादातर यही है ना, अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कोई भी चीज़, हाँ, कि ठीक है, हमें तो ऐसा देखना है कि जहाँ हमारा प्रॉफिट हो हाँ, और ठीक है। मतलब फास्ट हो। आप कॉइन क्यों खरीद रहे हैं? आप पैसा कमाने के लिए, बनाने के लिए खरीद रहे हैं कि आप सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। तो आपको, आप उस कंपनी में पार्टनर नहीं है। कंपनी कितनी अच्छी है या कंपनी कितनी बुरी है या उससे या क्या आप उसपे कोई कुछ फर्क बिल्ड नहीं। नहीं कर रहे हो, या उसपे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, या उसपे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं कर रहे हो। हाँ, या उस कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे आप। हुँ, सीधी सी बात है कि अगर मुझे जॉब ऑफर हो तो मैं देखूं कि हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो मैं इसमें ज्वाइन हुँ। कर लूं और मुझे नौकरी मिल रही तो करना चाहिए। अगर दो ऑफर है तो समझूं किस कंपनी में करूं किस में नहीं। आप वो वाली चीजें नहीं कर रहे हैं, आप बिल्ड नहीं कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप निवेश या ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पैसा कमाने की। और उस लिहाज से कहीं कोई तेजी नहीं दिख रही है। पिछला जो बाजार ने इतनी बड़ी तेजी ली थी उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है शायद अंडर परफॉर्म ही किया है। तो इसलिए कोई बाय की राय तो नहीं बन रही। सर, एक सवाल है बवेजा जी का, और ये पूछ रहे हैं कार्डानो को। क्या कार्डानो फंडामेंटली कैसा लगता है और कैसा है? यही एडीए, कार्डानो एक ही चीज़ है। टाडा और कार्डानो, हाँ ठीक है। हुँ। एडीए और कार्डानो दोनों एक ही, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया। डिप में बाय करने की राय फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं स्ट्रेंथ नहीं आती दिख रही है। जब तक मैं एक पॉइंट जीआरटी, ऐड करना चाहूँगा हाँ जी। कि जिस लेवल के ऊपर अभी ये जो वार वाली सिचुएशन ऐड हुई है, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो, कहीं न कहीं यहाँ पर लोग बीटीसी की तरफ आगे जाएँगे। अभी तक जो लोग हम्म, सोचते थे, आज के टाइम में लोग बीटीसी की वैल्यू समझेंगे, वो क्रिप्टो को समझेंगे, वो डिसेंट्रलाइज़्ड टेक्नोलॉजी को समझेंगे। वो एक जो सेंट्रलाइज़्ड इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रलाइज़्ड बैंकिंग सिस्टम है, उससे कहीं न कहीं निकल के बाहर की तरफ यहाँ पर आएँगे। यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है, उनकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। क्रिप्टो की हम्म, तरफ लोग यहाँ पर मूव होने वाले हैं, चीज़ों को देखते हुए। क्योंकि आप चाहे रसिया का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अफ़गानिस्तान का ले लीजिए, कनाडा का ले लीजिए रिसेंट, और भी बहुत सारी जगह हमने देखने को मिला है कि बैंक तुरंत अकाउंट फ्रीज़ करती हैं। या उस तरह की एक्टिविटी करती हैं जिससे क्या है कि अगर आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया तो आप वहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियली तो टूट चुके हैं। जब आपके पास में कुछ सब कुछ ही आपका फ्रीज़ हो गया, तो वहाँ पर आपके पास में बहुत कुछ ज़्यादा करने को बचा नहीं है। तो यहाँ पर ठीक। बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइज़्ड टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत वैलिड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ये हेजिंग की तरह पर इस्तेमाल होने लगेगा। कि जो अभी तक जो आप जब शेयर बाजार से और अपनी पोजीशन को हेज करते थे, सेव करते थे, तो उसके लिए आप गोल्ड में निवेश करते थे या क्रूड को देखते थे, और वो हो भी रहा। अगर आप जाइए देखिए तो आपको दिख जाएगा कि गोल्ड कितनी तेजी में भागा है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, क्रूड कितनी तेजी के साथ में चल रहा है। तो ये सारी चीजें हेजिंग के लिए, और उसी उसमें कहीं ना कहीं अगर मैं समझूं कि पुष्पन जी जो कह रहे हैं कि अब लोग इसको भी देखने लगेंगे कि कहीं अगर सेव करने के लिए या कुछ पैसा डाइवर्ट करने के लिए, एक तो वाला भी तरीका हो सकता है। क्योंकि कोई भी अपना पोर्टफोलियो, जब बड़ा पोर्टफोलियो बनता है तो वो एक ही जगह पे नहीं आता, तो वो नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उनको ये दिखने लगेगा कि हेज करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है कि क्रिप्टोज में अगर मूव किया जाए तो वो पैसा शायद काफी कुछ इधर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है सर, कुछ एक मैं सवाल जल्दी से ले लेते हैं। जीआरटी, जीआरटी, अभी हम जीआरटी की बात करें तो जीआरटी का प्राइस अभी यहाँ पर जी 0.35 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप कोई भी ऑल्ट कॉइन देखोगे अभी आप, चाहे वो जीआरटी हो, चाहे वो लूना हो, चाहे एवेक्स हो, सबके अंदर जब बिटकॉइन डंप होता है, अगर बिटकॉइन यहाँ पर 5% डंप हो रहा है तो ऑल्ट के ऊपर यहाँ पर 20 टू 30% तक का इम्पैक्ट आ जाता है। तो जो ऑल्ट है अभी यहाँ पर उनके अंदर कोई बहुत बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जीआरटी अंडर वैल्यू है अभी। अगर इसको आप अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं आप 0.32 का, 0.3 के आसपास का। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कॉइन है, बट अभी जो मार्केट की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राई ये करें कि
जो स्ट्रॉन्ग अगर हमें फंडामेंटली यहाँ पर टॉप 10, टॉप 20 प्रोजेक्ट ही अच्छे मिल रहे हैं, तो उनके तरफ जाएँ। क्योंकि पहले रिकवर वो होंगे, फिर इसके बाद में इस तरह के कॉइन यहाँ पर रिकवर होंगे। ठीक है, तो सेफ और डिफेंसिव सेक्टर इसको कहा जाता है इक्विटी के अंदर में, कि स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप जैसी चीजें कहीं ना कहीं ब्लू उसी चिप। तरीके की राय यहाँ पे भी है कि स्ट्रॉन्ग और उसमें रहा जाए, जहाँ पे कि आपका पैसा कम से कम सेफ रहेगा। तो थोड़ा डिप जो है ना, वो उतना हेजिंग या कह लीजिए एक सेफ्टी नेट आ जाता है। सर एवेक्स देख लीजिए। सर एवेक्स मेरे हिसाब से क्या है कि लास्ट टाइम भी हमने इसके अंदर एंट्री करी थी, काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर एंट्री करी थी और अभी भी यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि अंडर 70 मिल जाए हमें, अंडर 72 भी मिल जाए, तो भी यहाँ पर एक अच्छी एंट्री होगी। 3 डिजिट के अंदर हम इसको बहुत जल्दी अगेन देखेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये 9800 के आस-पास तक ये इसका प्राइस हमें देखने को मिला था और अभी हम इसको बहुत जल्दी यहाँ पर 100 देख सकते हैं। बस थोड़ी-सी यहाँ पर क्या है कि बीटीसी स्टेबिलिटी शो करे और तुरंत यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन है, बहुत अच्छा यहाँ पर मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। थोड़ा सा निचले लेवल्स पे अगर मिलता है 70, 72, 75, मतलब उसके नीचे लेवल्स पे भी 75 अभी है, तो वो ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में समझता हूँ कि पुष्पिन जी कह रहे हैं कि और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, तो वहां से आप और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। ठीक है सैंड। सैंड और जो मेटावर्स वाले हैं, मेटावर्स के अंदर एक अचानक से यहाँ पर एक रैली खत्म हो गई है। तो मेटावर्स के अंदर पूरे मेटावर्स के अंदर बाइको हो या फिर वेब 3 वाले प्रोजेक्ट हों, उनके अंदर कोई बहुत बड़ी रैली अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो इनके लिए मुझे लगता है कि सैंड के लिए हमें वेट करना चाहिए अगर हम यहाँ पर बाइंग का प्लान कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग कर चुके हो, तो यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करो क्योंकि जितने भी इस तरह के कॉइन हैं जो मेटावर्स से रिलेटेड हों या फिर वेब 3 से रिलेटेड हों, आप ईएनजे भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये भी 1.37 के आस-पास चल रहा है। इनफैक्ट क्या है कि इसका कुछ दिन पहले ही यहाँ पर $2 के आस-पास प्राइस था। तो थोड़ा-सा यहाँ पर वेट करो, इनके अंदर और भी हमें अभी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक जो सिक्लिकल टाइप में समझूं कि एक साइकिल थी, एक वो एक एक दौर आया था, एक ट्रेंड आया था, ये वेब 3 से लेकर के मेटावर्स, जब से फेसबुक ने मेटा किया था और उसके अराउंड एक सीजन सा शुरू हुआ था, वो फिलहाल फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, वापस से दोबारा आ सकता है, लेकिन फिलहाल नई बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अभी जाने दें इसको, थोड़ा अवॉइड करके चलें। सर एक सवाल है बवेजा जी का, ये पूछ रहे हैं कि क्या कार्डानो को डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं अभी? देखो, डॉट एक अलग ही फंडामेंटल के ऊपर वर्क करता है, एडीए का अलग ही फंडामेंटल है, बट अगर हम डॉट का प्राइस देखें तो प्राइस वाइज़ भी डॉट यहाँ पर लगभग 15-16 हाँ, $16 के आस-पास यहाँ पर चल रहा है। तो देखो, अगर हम प्राइस वाइज़ बात करें तो एडीए अंडर $1 है, ये 16 है, तो यहाँ पर रिप्लेस तो दोनों को नहीं किया जा सकता। बट अगर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाइज़ यहाँ पर डॉट को ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि डॉट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बिल्ड कर रहा है, जो यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी न्यू हैं और एडीए अभी काफ़ी स्लो डाउन है, अभी इसके बारे में बात करें और बाकी एडीए को क्या है कि अगर एडीए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसकी मार्केट कैप पहली बात तो बहुत बड़ी है। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत स्लो परफॉर्मेंस है। जिस लेवल के ऊपर हमने डॉट के अंदर लास्ट टाइम परफॉर्मेंस देखी है, 54-55 के आसपास तक ये अभी रिसेंट के अंदर गया था और अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद इसने जो पुराना लो है, वो यहाँ पर टच कर लिया है। तो लगभग $12-14 के आसपास इसके अंदर हम पहले ट्रेड करते थे। अभी भी क्या है कि ये उसी एरिया के अंदर आ चुका है। तो अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं, बट दोनों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों को प्राइस वाइज़ बहुत डिफरेंट है, फंडामेंटल वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है, मार्केट कैप भी दोनों को बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे से रिप्लेसमेंट का कोई सवाल नहीं होता। पाटिल साहब का एक सवाल है और पुष्पेंद्र जी, और ये काफी सारे शायद इंडियन दर्शकों का तो खासकर होगा, WRX। सो WRX की अभी हम बात करें तो यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी। आई डोंट नो वो अभी न्यूज़ कितनी सही है कि जो वज्रएक्स के फाउंडर हैं निश्चल सेठी, उन्होंने क्या है कि यहाँ पर वज्रएक्स को उनका लीव करने का प्लान चल रहा है और वो यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर मनी कंट्रोल की ये न्यूज़ थी। उसके बाद में उन्होंने खुद ट्वीट किया नहीं अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो उसके बाद में काफ़ी बड़ी सेलिंग हुई $1 के आस-पास जब इसका प्राइस था। तो अभी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ना तो यहाँ पर 2-3 जो कमिटमेंट थे, उन्होंने वो फुलफिल नहीं किए। सबसे पहला उनका बड़ा कमिटमेंट था कि हम यहाँ पर क्या है कि अपना डेक्स लॉन्च करेंगे, WRX का डेक्स लॉन्च होगा। तो वो लॉन्च यहाँ पर नहीं हुआ है अभी। दूसरा उन्होंने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। अब उनके जो ट्वीट्स होते हैं, वो उसी प्रोजेक्ट के ट्वीट हैं, इसके नहीं हैं। तो इससे क्या है कि पब्लिक को एक तरीके से ये क्या है कि सबको यही लग रहा है कि अच्छा इन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, अब इसके अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं होगा, इनका फोकस नए न्यू प्रोजेक्ट के अंदर है।
तो ऐसी 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पर फंडामेंटली हैं। और बाकी अगर ऐसा होता है कि जो निश्चल सेठी हैं वो यहाँ पर वाजेरेक्स से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो बिल्कुल सेपरेट प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेंगे। बाकी 6.6 के आस-पास तक ये प्रोजेक्ट इसका प्राइस गया था। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है कि 90% तक डाउन है। मतलब कंटिन्यू डाउन इसका जो ऑल टाइम हाई हुआ था, उससे डाउन ट्रेंड ही है। कभी इसने अप ट्रेंड दिखाया ही नहीं है अभी तक। तो मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जिनके ऊपर हमें वेट करना चाहिए। फंडामेंटल अभी मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ठीक है। इसीलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि निश्चल जी और फिर इंडिया के अंदर एक चीज़ और भी है सर फंडामेंटली देखा जाए, जो 30% वाली टैक्स वाली है। अब 30% टैक्स और अगर इंडिया के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ होती और पॉजिटिव साइड में होती, तो शायद और एडॉप्शन बढ़ता और आज के टाइम में यहाँ पर लोग ये भी कर रहे हैं कि जो 31 मार्च है, उससे पहले वो अपनी क्रिप्टो एक बार सेल करेंगे और फिर उसको क्या है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगेन इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या है कि जो भी अमाउंट होगा, वो एक्विजिशन कॉस्ट कॉस्ट में आ जाएगा और उस पर क्या है कि टैक्स जो लगेगा, वो प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। तो वहाँ पर अभी तक का जो हिसाब-किताब है, वो एक तरीके से बराबर हो जाएगा और एक नई एंट्री होगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पर होने वाली है इंडिया के अंदर, इस वजह से भी काफ़ी बड़ा सेलिंग इम्पैक्ट है। हुँ, ठीक है। तो उसका काफ़ी सारा असर और ख़ासकर ऐसे वाले कॉइन्स और जो इंडिया फ़ोकस और ये वाली सारी चीज़ें हैं वज़ीर जैसे, उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग पहले से भी इस प्रैक्टिस को करते थे कि 31 मार्च से पहले वो अपना पोर्टफ़ोलियो को खाली करते थे क्रिप्टो में और फिर वापस से निवेश करते थे। पहले की बात दूसरी थी, एक तो हर 31 मार्च और अगला 31 मार्च के बीच में एक अच्छा प्रॉफ़िट आपको दिख रहा होता था नॉर्मली। इस बार बाज़ार वैसा नहीं है, तो वो एक चैलेंज है कि कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा क्योंकि माइनस में आप अपना नेगेटिव में पोर्टफोलियो खाली करेंगे, उम्मीद कम है। तो लोग उसको कैरी फॉरवर्ड ही मजबूरी में करना पड़ सकता है, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं और बहुत सारी खबरें हैं जो मैं उसमें भी देख रहा था निश्चल शेट्टी जी का एक कुछ ट्वीट था। वो कोशिश कर रहे थे बड़ा चार्ट दिखाने की कि 1 साल पहले का अगर आप देखते हैं तो ये WRX कहाँ था और वहाँ से अभी भी आप मुनाफे में हैं। तो ये तो ग्लास आधा ग्लास खाली वाली चीज़ है कि आप नहीं, उसको वो वहाँ तो से सर कोई दिखाएँगे। ट्वीट वो तो क्या है कि एक तरीके से जस्टिफाई करने वाली चीज़ है। आप हुँ, अगर आप देखें पूरी ऑल्ट सीज़न के अंदर लास्ट टाइम भी हमने इस कॉइन के ऊपर बात करी थी। तो पूरी ऑल्ट सीज़न के अंदर सारे कॉइन परफ़ॉर्म हुए, लेकिन ये कॉइन डाउन हुआ। सबने और हाँ, बाय किया कि और एक्युमुलेट किया कि चलो अभी अपॉर्च्युनिटी है, यही नहीं हुआ। उन्होंने प्रॉफिट भी मूव कर दिए अपने कॉइन्स के इसके अंदर। अब इसके अंदर और भी डाउन ट्रेंड आ गया, तो अब तो ये कंडीशन हो चुकी है, आप जो सोचो कि अंडर $1 आ जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अभी करंट प्राइस देखें तो उसको वो तो बिल्कुल सरप्राइजिंग है। और वो भी हाँ, अब ऐसे वो ये ज़बरदस्ती की चीज़ है, आप कहो कि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो की जगह आधा डॉलर है, $0.5 तो अभी भी है या प्लस है, तो वो आप उसको क्या कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, उसको 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं जब उसका हाई जो $4 भी था, $4.5 बिल्कुल। भी था। और ये तो वहाँ नेटिव से एक्सचेंज का टोकन है। क्योंकि अगर अभी जी। हम किसी भी नेटिव एक्सचेंज की टोकन की बात करें, जैसे हम बाइनेंस की बात करें, तो बाइनेंस का नेटिव जो टोकन है बीएनबी उसका $2, $4, $5 प्राइस था और अभी उसका 300, 400 और उसका 700, 600 तक गया है। तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई से आप कह सकते हो कि मैक्स 50% डंप हुआ है। बट यहाँ तो 6.6 से लेके अगर 0.56 का आप देखोगे तो कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। अगर हम बात हुँ, करें केयू कॉइन के नेटिव टोकन की, तो उनका $1 का प्राइस था, अभी भी इस मार्केट के अंदर भी 17 से $18 के आस-पास चल रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर शायद ही ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो एक्सचेंज का नेटिव टोकन होते हुए 90% डाउन है। सो ये बिल्कुल काफ़ी शॉकिंग है मतलब। हुँ। ठीक बात है कि ये तो बहुत ही अजीब-सी स्थिति है और वो कहीं न कहीं वो एक जो मैनेजमेंट के अराउंड और वाली चीज़ है, वो दिख रहा है कि वो बहुत सारे मेरे ख्याल से शेरडम के नाम से है शायद वो जो उनका नया हाँ, हाँ। प्रोजेक्ट है जिसपे बिल्कुल, बिल्कुल। शेरडम तो काफ़ी सारा उस पे फोकस उनका ज़्यादा है। ठीक है। सर एक वरुण जी का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एक कमेंट है और वो मैं ले लेता हूँ। वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखता हूँ तो मैं क्रिप्टो में डाउन हूँ और शेयर मार्केट में 50% से ज़्यादा प्रॉफिट है। ये दोनों में काम करते हैं क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूँ ऑलमोस्ट डेली हमारे साथ में जुड़ते हैं और शेयर बाजार के जो इक्विटी से रिलेटेड शो होता है मार्केट लाइव उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं और अभी क्रिप्टो में भी और कई बार पूछ चुके हैं कि क्रिप्टो पे हम कुछ दिन से शो नहीं कर रहे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली इक्विटी बेहतर काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो। आप कितना एग्री करते हैं सर? नहीं मैं इनको जानता हूँ पहली बात तो ये मतलब इनका बड़ा एक्टिव रहते हैं ये चाहे ट्विटर हो चाहे यूट्यूब हो और कहीं भी हो हर जगह इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो हो सकता है कि देखो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जैसे अब हम WRX की बात करें हो सकता है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो और नो नो डाउट कि शेयर मार्केट ने भी बहुत अच्छा इंडिया शेयर मार्केट ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब सेंसेक्स आप देखो ऑल टाइम हाई और पूरा
और जो डिमेट अकाउंट, मैं अभी एक एनडीटीवी पर रवि जी का एक शो देख रहा था, तो वहां पर वो बता रहे थे कि पहले वहां पर 12 लाख अकाउंट खोलते थे, फिर वो 26 हो गए, फिर मंथ के अंदर 28 लाख अकाउंट पर मंथ ओपन होने लगे। और आप देख ही रहे होगे सर, एक एक तरीके से क्रेज यहाँ पर बढ़ चुका है लोगों का कि शेयर मार्केट में डालो। अगर फिर 6% हमें एफडी पे मिल रहा है, तो 6% तो यहाँ पर हमारी इन्फ्लेशन ही है, तो हमें मिल क्या रहा है। तो लोगों का क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ा है शेयर मार्केट की तरफ भी, और शेयर मार्केट ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और बाकी क्रिप्टो ने भी बहुत बड़े रिजल्ट दिए हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हो और उन्होंने पूरी साल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो। जैसे हम बात करें रिपल की, रिपल के अंदर कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर पूरी ईयर टू ईयर कोई बहुत बड़ा हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये मैं जो समझता हूँ, जो पुष्पेंद्र जी कहना चाह रहे हैं, वही कह रहे हैं वरुण जी, कि ये आपके पोर्टफोलियो की खराबी हो सकती है, ये कमी हो सकती है। और मैं इसलिए अग्री कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट को खोलिए अगर आप, और एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ कि ठीक है 1 साल पहले अगर आपने कुछ भी लिया होता तो बहुत रेयर चांसेस है, मतलब एक उसी लिहाज से तो अगर हम बात करें, जब हम वजीरेक्स की अभी हम बात कर रहे थे जो बहुत खराब तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो सारी चीजें, फिर भी अगर ठीक है 1 साल पहले अगर आपने लिया होता तो फिर भी आप उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बैठे होते या कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे होते, तो नुकसान तो नहीं हो सकता है। नुकसान सिर्फ क्या है कि हमने 1 साल के अंदर में कब लिया। अब उसी 1 साल, जो अगर हम आज से पीछे 12 महीने की बात करें, इस 12 महीने के अंदर में बहुत नीचे के लेवल्स भी थे, फिर हाई भी लगा है, ऑल टाइम हाई, और फिर नीचे भी आया है, और वो क्रिप्टो में भी हुआ है और वो स्टॉक मार्केट में भी हुआ है। शेयर बाजार में बस ये है कि अगर हम अपने शेयर बाजार की बात करते हैं तो वहां 6 महीने या 7 महीने के लोज पे हैं, और क्रिप्टो में कुछ, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और वो वाली सारी चीजें, तो हो सकता है आपने किन लेवल्स पे एंटर किया है, किन कॉइन्स में एंटर किया है, वो सारी चीजें वो पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो डिपेंड कर सकती हैं। और किस लेकिन स्टॉक में ये, एंटर किया है, हो सकता है अच्छे, बहुत अच्छे स्टॉक में भी एंटर किया हो। हाँ वो है, लेकिन लेवल अगर आपने बहुत हाई पे एंटर किया है तो वो उसकी वजह से भी आपका पोर्टफोलियो जो लाल में दिख रहा होगा तो वो भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो वही वरुण जी कह रहे हैं कि वो यही बताना चाह रहे थे कि लास्ट 1 साल में शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है बिटकॉइन और इथेरियम के कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस भी बता देता। और आपने खुद अपना एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया वरुण जी की पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस ये होती है। तो वो जो कहा जाता है ना कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो अपने सारे जो सब सारी पूंजी एक जगह नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने दोनों जगह किया हुआ है तो कभी ये परफॉर्म करेगा, कभी वो परफॉर्म करेगा, और जब आपको मौका लगे तो आप उसमें से प्रॉफिट निकालते रहे, मलाई निकालते रहे, यही समझदारी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर आप दोनों जगह बैलेंस रखिए। अभी आपको अगर शेयर मार्केट से प्रॉफिट हो रहा है तो वहां से प्रॉफिट बुक करते चलिए, और ये करने का और वाली चीजें, फिर जब यहाँ पे वापस तेजी आएगी तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, तो ये बढ़िया तरीका है। ठीक है, एक आध सवाल और ले लेता हूँ सर। केडीए हमने नहीं डिस्कस किया ना सर? सो केडीए का हम यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर मार्केट उस लेवल की नहीं चल रही है, तो कोई भी चाहेगा भी नहीं कि अपने कॉइन को यहाँ पर लिस्ट भी किया जाए, और एक्सचेंज भी यहाँ पर उस लेवल के ऊपर लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सोल कॉइन है, उसके बहुत सारे वीसीज इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अगर प्रोजेक्ट को भी देखें, इसका लगभग क्या है कि $20 के आसपास तक इसका प्राइस अभी रिसेंट के अंदर हमें देखने को मिला था। उसके बाद से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और अगर आप इसको अकोमोडेट करना चाहते हो और यहाँ पर वेट करना चाहते हो बाइनेंस की लिस्टिंग का, तो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि इसकी बाइनेंस की लिस्टिंग हो सकता है आने वाले 2 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि जिस लेवल का ऊपर फंडामेंटल कॉइन है, और अभी भी ये बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन जिस दिन ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा, इस प्रोजेक्ट की एक अलग ही वैल्यू बन जाएगी, और हम आराम से इसके अंदर एक अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ पर 300 टू 400% का रिटर्न मैं इस कॉइन के अंदर देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये राय है केडीए पे। और ठीक सर, एक सवाल बस और ले लेता हूँ चलते चलते। और ओशियन प्रोटोकॉल पे कोई व्यू है, आपने देखा, ट्रैक कर रहे हैं? ओशन प्रोटोकॉल देखो, अगर हम ऑल ओवर देखा जाए तो पिछले जब ऑल्ट सीजन था, उसमें काफी अच्छा इस प्रोजेक्ट ने वर्क किया था। लेकिन अब यहाँ पर पूरी पूरी मार्केट डंप है, तो यहाँ पर अभी बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका जो चार्ट देखोगे आप, चार्ट वाइज अभी भी यहाँ पर नहीं, आई थिंक वो गलती से टीएचपी सिलेक्ट हो गया, ओशन यूएसडी। सो 0.43 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी करंट। तो मैं तो कहूंगा कि अभी इससे थोड़ा सा दूर रहो, और
अभी इसको और थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड होने दो, क्योंकि इसकी काफ़ी लंबे टाइम से कोई मार्केट के अंदर न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है हमें कोई। कोई बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही ये पुरानी कोई सपोर्ट होल्ड कर पाया है। सो अभी थोड़ा-सा इसके अंदर वेट करो, अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर सेल करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो थोड़ा-सा होल्ड करो। क्योंकि इसके अंदर अप ट्रेंड बीच में काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड थे और अब पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ना कोई न्यूज़ है, ना ट्विटर के ऊपर कोई इनके अपडेट्स हैं। तो थोड़ा-सा क्या है कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो अच्छे प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं, एक अच्छे प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, जो ब्लू चिप यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के अंदर बोलते हैं, तो उनकी तरफ यहाँ पर फ़ोकस करो, बजाए कि ये तो अल्टरनेटिव है। जब हमें देखिए, अगर हमें यहाँ पर एक ब्लू चिप वाली चीज़ें मिलती हैं, तो पहले ब्लू चिप फाइंड करो, फिर क्योंकि ब्लू चिप के अंदर आपको जो ग्रोथ है, वो बहुत फ़ास्ट देखने को मिलेगी। इस टाइम सभी यहाँ पर क्या है कि ब्लू चिप के अंदर ही डालेंगे और जो बड़े व्हेल्स होंगे, उनको भी अगर सही प्राइस में ब्लू चिप मिलेगा, तो वो भी वहीं डालेंगे। जब उनको दिखेगा कि हाँ, चलो ब्लू चिप तो बहुत कॉस्टली हो चुके हैं, वो यहाँ पर फिर प्रेडिक्ट करेंगे नेक्स्ट ब्लू चिप ये हो सकते हैं। फिर वो इन ऐसे प्रोजेक्ट में डालेंगे जो बहुत अच्छा मूव नहीं कर रहे। सो यहाँ पर ट्राई यही करो, जब अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, अच्छा फंडामेंटल कॉइन्स हैं और सही प्राइस में मिल रहा है, तो उनमें जाओ। ठीक है, तो वो राय। और अभी क्योंकि जिस तरीके का बाजार है, दोनों चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। एक सेफ्टी मिल जाती है कि बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरेगा, थोड़ा स्लो गिरेगा, आराम से गिरेगा। अगर गिरावट आती है तो वो सेफ्टी आपको मिल जाती है कि रेजिस्ट करेगा गिरावट को। तो आप अगर ब्लू चिप कॉइन्स कह रहे हैं, जिसको हम की टॉप 10 या टॉप 20 कॉइन्स के अंदर में ही काम करें, तो वो उसका रीजन ये है कि उसमें गिरावट थोड़ी कम रहेगी क्योंकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। रिकवरी पहले उसमें होगी, वो लीड करेंगे, तेजी से चलेंगे और वो सारी चीजें, और उसके बाद बाकी मार्केट जब बढ़ेगा। तो फिलहाल जब वहां पे भी मौका है और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स पे जब मौका है, तो तब पहला ऑप्शन या पहला जो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए वो वहां पे होना चाहिए, ना कि कमजोर और ऐसे वाले कॉइन्स में जहां पे कि रिस्क ज्यादा है और चीजें स्लो ज्यादा दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत सारे सवाल रह गए हैं, दर्शकों को बता दूं कि हर शुक्रवार हमारे साथ में पुष्पेंद्र जी यहाँ पे होंगे इसी समय पे। तो आप अगले वीक भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अच्छी खबरों के साथ में और इनकी राय और इनकी स्ट्रेटेजी के साथ में वीकेंड बनाने चाहेंगे। तो TGIF पुष्पेंद्र जी के साथ में होगा, हर बार कोशिश करेंगे, तो वो समय इनसे हमने लिया है। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपका वीकेंड अच्छा हो और उम्मीद करते हैं कि अगला हफ्ता फिर बाजार के लिए भी अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। आपका भी अच्छा हो और उम्मीद करते हैं एक नई जब मार्केट के अंदर एक अच्छा बड़ा मूवमेंट होगा, नेक्स्ट वीक हो सकता है, जब मिलेंगे। ठीक है, तो और प्रॉफिट के साथ में और ग्रीन मार्केट के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते में हम काम करने पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ये थे पुष्पेंद्र सिंह जी। बहुत सारे सवाल रह गए हैं, उन सवालों के जवाब हम आगे और लेते रहेंगे। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ में अगले फ्राइडे होंगे, अगर आपको उन्हीं से पूछना है। उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि हर दिन हमारे पास में 11:30 बजे क्रिप्टो के शो के लिए कोई एक्सपर्ट हो, जो कि आपको मदद कर सके, आपके सवालों के जवाब दे सके। रोज सुबह हम 10 बजे ये लाइव शो करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। शेयर मार्केट के शो से शुरू करते हैं मार्केट लाइव के साथ में, यानी 10 बजे से लेकर के करीब 11:30 बजे तक हम शेयर मार्केट पे फोकस करते हैं, उससे संबंधित सवाल जवाब और स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं। 11:30 बजे हम मूव करते हैं क्रिप्टो पे, क्रिप्टो लाइव के साथ में। तो आपके सवालों के जवाब जो क्रिप्टो से संबंधित हो, 11:30 बजे हर दिन अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे, और खासकर फिलहाल फ्राइडे को तो कम से कम हमारे साथ में पुष्पेंद्र जी जरूर होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबका वीकेंड अच्छा हो। फिर मुलाकात होगी सोमवार को सुबह 10 बजे मार्केट लाइव के साथ में। सुरक्षित रहिए और एंजॉय करिए वीकेंड को, और फिर इस उम्मीद के साथ में कि एक अच्छा बाजार शेयर्स का भी और क्रिप्टोज का भी हरे निशान में और बड़े मुनाफे के साथ में अगला हफ्ता शुरू करेंगे। धन्यवाद।